साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाए 5.3 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको किताब के पेज संख्या 114 पर मिलेंगे। प्रश्न करने से पहले हम ये समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो यहाँ पर गुणा और अंशु ये दोनों भाई बहन हैं, जिसमें गुणा के पास क्या है, अंजीर के पैकेट है और कितने पैकेट है, 12 पैकेट। अब गुणा क्या कर रही है, इन 12 पैकेटों को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर रही है। तो उसके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं 12 पैकेट को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के। तो पहला तरीका है 1 × 12, यानी एक ही स्तंभ में आप एक के ऊपर एक पैकेट रखते जाओ, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 2 × 6, यानी कि देखो 2×12 होता है ना, 2 × 6 का मतलब 2 तो स्तंभ है और 6 पंक्तियां हैं, यानी कि 2 पहले आपको पैकेट रखने हैं, फिर उसके बाद इनके ऊपर एक एक पैकेट जमाना है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो 3 स्तंभ बना ले, यानी पहले एक एक पैकेट रख दे, नीचे 3, फिर उसके ऊपर 4 बार जो है पैकेट रख दे। तो 3 × 4 यानी 3 चौक 12। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो सकता है जिसमें गुणा जो है अंजीर के पैकेट आयताकार रूप में जमा सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसके पास 3 तरीके हैं। अब 3 तरीकों का मतलब क्या हो गया कि उसको क्या करना है, पैकेट इस प्रकार रखने हैं कि एक भी पैकेट बचना नहीं चाहिए, है ना, पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या कर सकती है, उसके पास संख्या कितनी है, 12। तो 12 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, यानी 12 की ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 1 में 12 में पूरा पूरा भाग जाता है 1 का, 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 2×12 है ना, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 चौक 12, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 12 के टोटल 6 गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब वो किस किस प्रकार से जो है इनको जमा सकती है। तो पहला तरीका क्या हो गया, 1 × 12। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया 2 × 6। तो इसमें 1 और 12 दोनों आ गए। दूसरा 2 और 6, 2 और 6 ये दोनों आ गए। फिर 3 और 4 ये दोनों भी आ गए। तो उसके पास 3 तरीके हैं जिससे वो क्या है, इन पैकेटों को रख सकती है, अलग अलग 3 तरीके। ठीक है, और इसमें एक भी पैकेट बचेगा नहीं। इसी प्रकार अंशु के पास में 7 अंजीर के पैकेट है। कितने पैकेट है, 7 पैकेट। अब वो भी उसे आयताकार रूप में रखना चाहता है, तो उसके पास केवल और केवल एक ही तरीका है, 1 × 7, यानी पहले एक पैकेट रखो, फिर उसके बाद में एक एक ऊपर दूसरे पैकेट रखो, या तो सीधे रखो या आड़े रखो, इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 7 × 1। ठीक है, इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब 1 × 7 बोलो या 7 × 1 बोलो, बात एक ही है। और इसके केवल 2 गुणनखंड है, 7 के केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा 7 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी जिनको आयताकार रूप में व्यवस्थित करने का केवल एक ही तरीका होता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ऊपर जो ये 12 है, क्योंकि इनको मैं 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं, इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, यानी ये हमारी कैसी संख्याएं हो जाएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो ऊपर वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे और नीचे वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 1 की, ठीक है, तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। कितना है, एक ही गुणनखंड है, 1 × 1। क्या इसमें 2 अलग अलग संख्या मिल रही है क्या, नहीं, इसमें केवल एक संख्या मिल रही है और वो 1। तो इसका केवल एक गुणनखंड है, केवल एक गुणनखंड। ठीक है,
तो इसलिए ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा क्या है? 2 एकम 2, यानी 2 के केवल 2 गुणनखंड है, 2 और 1। इसके अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है ना। कैसे पता लगाएंगे? देखो, 2 में या तो 1 का भाग जाएगा, 2 में या 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा 2 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसलिए 2 के जो है केवल 2 गुणनखंड है, वो है 1 और 2। बात करते हैं 3 की, तो 3 का पहाड़ा है 3 एकम 3, है ना। तो 3 के भी केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3, यानी 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को हम या तो 2 दूनी 4 लिख सकते हैं या 4 एकम 4 लिख सकते हैं, यानी 2 तरीके से इसको आयत के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फिर 4 के क्या क्या गुणनखंड हो गए कि 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 में 2 का भी भाग जाएगा, और 4 में 4 का भाग भी जाएगा। इसलिए 4 हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ये हमारी अभाज्य होगी, ये भी अभाज्य होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है और इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना। 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है और ऊपर वाली अभाज्य। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके क्या गुणनखंड है भाई? तो 5 के देखो केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। ये भी क्या संख्या हो जाएगी? ये भी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अभाज्य संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से गुणनखंड होते हैं? या तो 1 होता है, या तो 1, ठीक है, या फिर स्वयं, ये 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 7 की, ठीक है, तो 7 में पूरा पूरा भाग किससे जाएगा? 1 से जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी बार भाग गया? 7 बार गया, पूरा पूरा भाग गया। या फिर स्वयं से, है ना। 7 में किसका पूरा पूरा भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, ये भाग चला गया पूरा पूरा। इसके अलावा 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। किसी भी संख्या से आप ट्राई करके देख लो, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो पूरा पूरा भाग जो है वो किसी से नहीं जाएगा। इसलिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसलिए इसके कितने गुणनखंड हो गए? केवल 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है, क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करूं तो इसमें भाज्य संख्या भी होगी और अभाज्य संख्या भी होगी। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं, सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 और ऐसे ये कंटिन्यू संख्या चलती रहेगी। अब इन सभी में क्या जाता है? 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, 2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड है, बाकी इन सभी में 2 का भाग भी जाता है, यानी 1 और इन स्वयं के अलावा 2 का भाग भी जाता है, इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी? ये सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे उत्तर में? नहीं, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 2 है, 2 क्या है देखो, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? तो प्रश्न में देखो ये रही हमारी 1 से 100 तक की सूची, जिसमें क्रॉस लगा हुआ है वो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, और जिसमें गोला लगा हुआ है वो हमारी
अभाज्य संख्याएं हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि इसमें दो क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये क्रमागत हो गई है ना। 2 और 3 क्रमागत है, फिर 5 और 7 क्रमागत है, 11 और 13 क्रमागत है। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि इन क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर कौन सा है और अधिकतम अंतर कौन सा है। तो अगर मैं देखो 2 और 3 की बात करूं तो ये दोनों पास में है। इसके अलावा किसी भी अभाज्य संख्या को देख लो, कोई भी एक दूसरे के पास में नहीं है। तो अगर मैं 3 और 2 का अंतर निकालूं, 3 में से 2 को घटाऊं तो कितना आएगा, 1, है ना। लेकिन अगर मैं 7 में से 5 को घटाऊं तो कितना आएगा, 2। तो न्यूनतम अंतर क्या आया, 1 आया, है ना। तो पहला तो हमारे दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर क्या हो गया, 3 - 2 = 1, यानी वे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 3। ठीक है। फिर अधिकतम अंतर अगर मुझे देखना है तो देखो इस सारणी के अंतर अधिकतम अंतर में देखो, एक तो ये 89 है ना, 89 को देखो आप, और एक 97 को देखो। ठीक है, इनका गैप सबसे ज़्यादा है। बाकी सब पास पास में है, सारी अभाज्य संख्याएं जो गोला लगा हुआ वो पास में, लेकिन इसका गैप सबसे ज़्यादा। अब कितना गैप है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनमें कितना अंतर हुआ, तो 97 में से हम 89 को घटाएंगे क्योंकि हमें अंतर निकालना है। तो बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 8 का अंतर आएगा। और वे दोनों अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 89 और 97। ठीक है, तो ये होगा हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 3 है, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये हमारे पास जो पंक्तियां दी हुई है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, है ना, इस प्रकार हमें ये पंक्तियां दी हुई है। तो ये कह रहा है क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्याओं में अभाज्य संख्याएं थी, यानी सारे जो है अभाज्य संख्याएं हमें एक जैसी दिखाई देती है क्या। यानी अगर मैं पहली पंक्ति की बात करूं तो पहली पंक्ति मुझे 1 2 3 और 4 ये अभाज्य संख्याएं दिखती है। दूसरी पंक्ति में 1 2 3 4, इसमें भी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन तीसरी पंक्ति में 1 और 2, केवल 2 अभाज्य संख्या है। फिर चौथी पंक्ति में 1 और 2, इसमें भी 2 है। फिर अगली में 1 2 3, इसमें 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 1 2, इसमें 2 है। 1 2, इसमें भी 2 है। 1 2 3, इसमें 3 है। फिर 1 2, इसमें 2 है। और लास्ट वाली पंक्ति में केवल कितनी अभाज्य संख्या है, केवल एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब सारी पंक्ति में अलग अलग अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती है। तो पहले प्रश्न में तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, हर पंक्ति में अभाज्य संख्याओं की संख्या समान नहीं है, पहला उत्तर हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि कौन सी जो पंक्ति है उसमें न्यूनतम अभाज्य संख्या है। तो देखो सबसे कम अभाज्य संख्या हमें कहाँ मिल रही है, लास्ट वाले में मिल रही है, केवल एक अभाज्य संख्या। और वो कहाँ से है, 91 से लगाकर 100 तक में हमें केवल एक अभाज्य संख्या मिल रही है, और वो कौन सी है, 97, है ना। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 91 और 100 वाली पंक्ति में केवल एक अभाज्य संख्या है, और वो कौन सी है, 97। फिर तीसरी पंक्ति देखो, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है अधिकतम अभाज्य संख्याएं कौन सी पंक्ति में है। तो अधिकतम देखो यहाँ 4 है और इसमें भी 4 है, यानी पहली और दूसरी पंक्ति में हमारे पास में अधिकतम अभाज्य संख्याएं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंक्ति 1 से 10 में अधिकतम 4 अभाज्य संख्या है, वे है 2 3 5 7। पंक्ति 11 से 20 में भी अधिकतम 4 अभाज्य संख्या है, वे है 11 13 17 और 19। तो ये हो जाएगा प्रश्न 3 का उत्तर। चौथा है, इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो यहाँ दिया हुआ है 23 51 37 और 26। तो इसको अच्छे से समझना। 23 की अगर मैं बात करूँ 23, ठीक है, तो 23 के केवल 2 गुणनखंड है, 23 एकम 23, 23 एकम 23, यानी इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी पहाड़े में 23 नहीं आएगा। फिर अगर मैं बात करूं 51 की, तो एक तो होगा 51 एकम 51,
और किसी के पहाड़े में आता है क्या? तो ये और किसी के पहाड़े में किस में आएगा? 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 17 के पहाड़े में भी जो है 51 आता है, 17 तिया 51, है ना। तो फिर 51 के कितने गुणनखंड हो गए? देखो 51 का 1 हो गया, फिर उसके बाद इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 17 तिया 51 हो रहा है ना। और फिर उसमें 17 का भाग भी जा रहा है और 51 का भाग भी जा रहा है, तो इसके इतने सारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो 51 तो हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। फिर अगर मैं बात करूं 37 की, तो 37 एकम 37, और किसी भी पहाड़े में आपको 37 नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य हो गया। फिर अगर बात करें हम 26 की, 26 की, तो 26 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 1 और 26 के अलावा इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, है ना। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो केवल हमारे पास 23 और 37 ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके केवल 2 गुणनखंड है। प्रश्न 5 है, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा हो। तो प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्न कह रहा है आप पहले 20 तक अभाज्य संख्याएं बताओ। तो 20 तक अभाज्य संख्याओं में 2 आता है, 3 आएगा, 5 है, 7, 11, 13, फिर उसके बाद में 17 और फिर आएगा 19। तो ये हमारी सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं 20 तक, है ना। अब इसमें हमें 2 संख्याएं लेनी है, यानी एक युग्म लेना है। युग्म मतलब एक जोड़ा लेना है। इनमें से कोई भी 2 संख्याएं लेनी है, एक युग्म लेना है। और कैसा युग्म लेना है? जो 5 का गुणज है, यानी जो 5 के पहाड़े में आए। 5 का पहाड़ा क्या है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, है ना। ऐसी संख्याएं उनके जोड़ में आनी चाहिए। तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ता हूँ, 2 और 3 को जोड़ता हूँ, तो मुझे कितना मिलता है? 5। ठीक है, तो 5 आ रहा है। फिर और क्या बना सकता हूँ? क्या मैं 10 बना सकता हूँ? बिल्कुल। देखो 3 और 7 को ले लो, 3 और 7 को लेता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, जो कि 5 का पहाड़ा है ना। और देखो अगर मैं 13 में 2 डाल दूँ, 13 और 2 को जोड़ दूँ तो 15 आएगा, तो ये भी आपके क्या बन रहा है? 5 का पहाड़ा बन रहा है। और 17 में 3 डाल दूँ, 17 और 3 को जोड़ दूँ, ठीक है, तो 20 बन रहा है। तो ये भी क्या बन रहा है? 5 का पहाड़ा बन रहा है। तो हमें इस कितने युग्म लिखने हैं? केवल 3 युग्म लिखने हैं। मैंने यहाँ आपको 4 बता दिए। तो देखो क्या होंगे 3 युग्म। पहला होगा 2। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? 20 से कम अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है। अब इसमें से 3 युग्म जिनका योग 5 का गुणज है, तो वो कौन है? पहला है 2 + 3 = 5, दूसरा है 13 + 2 = 15, और तीसरा है 7 + 13 = 20। ठीक है, तो इसमें आप 13 और 2 भी लिख सकते हो। फिर देखो प्रश्न 6 है, संख्या 1, 3 और 3, 1 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 1 और 3 समान हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो 13 और 31 दिया है, ठीक है, तो इसमें आगे 1 है, पीछे 3 है। दूसरी साइड में क्या हो रहा है? 3 आगे ले लिया, 1 पीछे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे युग्म हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, तो अगर देखो 17 की बात करें तो 7 1 71 होगा। 37 की बात करें तो 7 3 73 होगा। 7 9 की बात करें तो यहाँ 9 7 97 होगा। तो ऐसे हमें 4 युग्म देखने को मिलेंगे। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रहे, अगर आप ये कहते हो कि सर 1 9 अगर हम ले और इसको उल्टा करें तो अभी तो वैसा ही होता है। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं 1 9 लेता हूँ, ठीक है, तो अगला क्या होगा? 9 और 1 होगा। लेकिन ये आपका क्या है? अभाज्य है ना। और ये क्या है? ये हमारा भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल वो ही जोड़ा लेना है जो दोनों तरफ अभाज्य संख्याएं बताएं। इसलिए आपको ये याद करना होगा 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक सारी अभाज्य संख्याएं याद कर लो। और ये कौन सी है? जिनको उल्टा या सीधा लिखो तो हमें अभाज्य संख्या ही मिलती है ना।
अब प्रश्न 7 है, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए, यानी कि जिसमें कंटिन्यू 7 भाज्य संख्याएं आती है। तो फिर हम इस चार्ट में जाएंगे। देखो, सबसे नीचे से देखना चालू करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर 7 भाज्य संख्याओं का बोला है। तो अगर मैं सबसे नीचे वाली लाइन बात करूँ, देखो यहाँ पर हमें अभाज्य मिल रहा है, लेकिन इसके आगे देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 और ये 7 है ना। तो ये 7 क्रमागत हमें भाज्य संख्याओं के बाद में फिर अभाज्य संख्या मिल रही है, और ऐसा कहीं भी नहीं होगा, केवल यही होगा, बाकी 7 से कम होगा। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही आ रही है ना, यहाँ 1 ही आ रही है। तो सबसे ज़्यादा 7 किस में आ रही है, नीचे वाली लाइन में आ रही है। ठीक है, तो वो संख्याएं हमें लिखनी। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, 90 से शुरू हो रही है। तो 90 91 92 93 94 95 और 96, ये सभी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 8 है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। किनको, जिनका अंतर कितना आए, 2 आए। ठीक है, उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार 17 और 19 भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 100 के बीच आने वाली अन्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, तो यहाँ पर हमें 2 तो दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है। अब 2 अंतर का मतलब, जिसमें यहाँ पर एक खाना जो है, सिर्फ एक खाना, ठीक है, यहाँ पर एक खाना है। वैसे 5 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है ना। इसी प्रकार 5 में से 7 और 5 को अगर घटाएं तो 2 आएगा, है ना। और क्या क्या हो सकती है, तो 5 और 7 हो गई। फिर 11 और 13, देखो 11 और 13, यहाँ पर भी एक खाना खाली है, तो ये भी हमारी ट्विन अभाज्य संख्या हो जाएगी। 29 और 31, ये देखो यहाँ ये रहा हमारा 29 और फिर 30 और फिर 31, तो एक छोड़ के ये आ गया, तो इसमें भी अंतर 2 मिलेगा। 41 और 43, देखो यहाँ भी एक खाना जो है आपका भाज्य का है, तो यहाँ पर भी इनका अंतर हमें 2 मिलेगा। फिर 59 और 61, देखो यहाँ भी एक खाना आ गया बीच में, 59 60 और फिर 61। फिर 71 से 73, यहाँ पर भी एक खाना खाली है, देखो 71 72 और 73। ठीक है, तो इस 1 से 100 तक अगर हम ये सारणी समझ लेते हैं ना, तो हम सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न 9 है, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए, यानी उसका कारण भी बताना है। पहला है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 है। यानी प्रश्न कह रहा है कि ऐसी आपको कभी भी कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख सकती है जिसका पीछे वाला अंक कितना है, 4 आए। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि इकाई अंक 4 2 का गुणज है। क्योंकि अगर हम 4 की बात करें, है ना, तो किसी संख्या के पीछे अगर 4 आया तो 4 में किसका भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग जा रहा है ना। और हमें पता है अगर 1 या स्वयं के अलावा किसी का भी भाग जाता है, ठीक है, तो 1 और स्वयं के अलावा 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है ना। तो कथन हमारा एकदम सही है। कथन पहले ही कह रहा है ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो, तो ये कथन हमारा सत्य है। बी है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। क्योंकि यदि हम कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा हमें एक भाज्य संख्या मिलेगी। जब भी हम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक भाज्य संख्या मिलेगी। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। सी है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ये भी असत्य है। भाई हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये कह रहा है कोई भी गुणनखंड नहीं होता, तो ये असत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिर डी है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है क्या, तो यहाँ लिखेंगे ये भी कथन असत्य है, क्योंकि 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य होती है, लेकिन 2 हमारा क्या है, अभाज्य है। फिर ई है,
संख्याएं 2 तथा 3 अभाज्य है। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के लिए अगली संख्या भाज्य होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि 2 व 3 के बाद अभाज्य के बाद भाज्य संख्या मिलेगी जो 2 का गुणज होगी। अब इसको समझो, ये कह रहा है 2 और 3, 2 को छोड़ लो आप, ठीक है। अब मैं 3 का बात करूँ, 3 के बाद आता है 4, 4 फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य है। अभाज्य को मैं पी से लिख देता हूँ। ये क्या है, भाज्य है। फिर वापस पी, और ये वापस क्या आ गई, सी आ गई। फिर ये वापस पी आ गई, ये वापस सी आ गई, यानी भाज्य संख्या आ गई। फिर ये भी सी आ गई और ये भी सी आ गई। तो हर एक भाज्य संख्या के बाद जो है आपके क्या अभाज्य के बाद भाज्य आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, 2 का गुणज होने के कारण आ रहा है, ठीक है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं को हमें 3 अलग अलग अभाज्य संख्या के गुणनफल में कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। और कौन से, अभाज्य गुणनखंड। तो ये कैसे करेंगे इसको समझो। तो पहली संख्या में क्या दी है, 45 दी है। तो अगर मैं 45 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से करने पड़ेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका है। तो 45 में हमें केवल किसका भाग देना है, अभाज्य संख्या का भाग देना है। अब अभाज्य संख्या मतलब कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याओं का ही भाग देना है। तो बाकी किसी का भाग नहीं देना है ना, केवल इन संख्याओं का भाग देना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। क्या 45 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका देंगे, 3 का देंगे। चलो 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, बचा 1, उतारा 5, तीनों पंजे 15, 15 में से 15 गए 0। कितनी बार गया भाग, 15 बार। तो यहाँ पर हमने 3 का भाग दिया, उसको यहाँ लिखना है। और कितनी बार भाग गया, 15 बार, उसको नीचे लिखना है। फिर वापस 3 का भाग देंगे। जब तक 3 का भाग जाएगा तब तक 3 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, तीनों पंजे 15, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5। तो 45 के मैंने यहाँ पर गुणनखंड किए और इसके टुकड़े हमें क्या क्या मिले, 3 गुणा 3 गुणा 5। यानी जब इनका वापस गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये तो है भाज्य टुकड़ा और ये हमारे पास अभाज्य टुकड़े, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। 3 गुणा 3 गुणा 5। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का गुणनफल चाहिए। लेकिन इसमें देखो 3 अलग अलग है क्या, नहीं। तो ये 45 हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें 3 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड चाहिए। चलो अब हम 60 को देखते हैं। तो 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 60 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, क्योंकि पहले 2 का देना है, 2 का नहीं जाए तो 3 का देना है, ऐसे। तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और ये 0। फिर 2 का भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देंगे, तीनों पंजे 15। अब 3 का भी नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5। अब 60 को हम कैसे लिखेंगे कि भाई 60 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, यानी इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या 3 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ 2 बार आ गया, फिर ये 3 और 5, तो इसके गुणनखंड 4 आ गए हमारे पास, 3 नहीं आए। हमें 3 ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। फिर 91 को देखो, 91। तो अगर मैं 91 की बात करूं, 91 की, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, हम 7 का भाग देते हैं, ठीक है। 91 में 7 का भाग, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 2, 7 तिया 21, ठीक है। कितनी बार गया भाग, 13 बार।
अब 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इसके दो टुकड़े मिले। इसके कौन कौन से टुकड़े मिले? 7 और 13। ठीक है, तो इसमें दो टुकड़े मिले। हमें कितने टुकड़े चाहिए? 3 अलग अलग टुकड़े चाहिए, तो ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। फिर 105 के करेंगे, तो 105 के जब हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 105 में पहले तो 3 का भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देते हैं। चलो 3 तिया 9, बचा 1, उतारा 5, फिर तीनों पंजे 15। ठीक है, कितनी बार गया? 35 बार। अब इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 एकम 7। कितने टुकड़े मिले? 3, और वो भी अलग अलग। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ये 105 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 330 के करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 मिलेगा। तो इसमें भी 4 टुकड़े मिल रहे हैं और हमें 3 अलग अलग अभाज्य टुकड़े चाहिए। तो ये हमें कहाँ मिलेंगे? 105 में मिलेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ 105 के 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। तो ये हमारा उत्तर। फिर प्रश्न 7, 11 देखो। 11 है, अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है असंभव। ऐसे हम एक भी अभाज्य संख्या नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2, 4 और 5, मान लो मैंने यही संख्या बना ली 245, तो पीछे 5 है, तो इस संख्या में जो है 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग चला जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या कैसे बन सकती है? क्यों? क्योंकि अगर 245 में 1 का भाग जाएगा, 245 में स्वयं का भाग भी जाएगा, लेकिन इसके अलावा 5 का भाग भी चला जाएगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं बन सकती। अगर मैं 4 को आगे रखूं तो 2, 5 और 4, अब 4 क्या है? एक सम संख्या, तो इसमें बड़ी आसानी से 2 का भाग चला जाएगा। अगर मैं 2 को पीछे रखूं तो 4, 5 और 2, तो 2 हमारी क्या है? सम संख्या, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जाएंगे, चाहे आप कोई भी संख्या बना दो, हमें अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, है ना। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? इन से हम अभाज्य संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि यदि इकाई अंक 2 और 4 होगी तो वे 2 की गुणज होगी, और यानी 2 का भाग उसमें चला जाएगा, और इकाई अंक 5 होगा तो वे 5 की गुणज होगी, है ना, यानी 5 का भाग चला जाएगा, जिससे भाज्य संख्या ही बनेगी, यानी हमें भाज्य संख्या ही मिलेगी, अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। प्रश्न 12 है, ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं 3 अभाज्य संख्या है, और 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 7 होता है। यानी 3 को हमने 2 से गुणा कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया, तब भी हमें क्या मिली? एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या मिली। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान है, देखो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, 17 है, 19, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब पहले मैं अगर 2 लूँ तो 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ूँ तो कितना मिला? 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, अभाज्य संख्या मिली, है ना। तो पहले तो 2 से हमने जब 2 का गुणा करके 1 जोड़ा तो 5 मिल गया। अब 3 पहले से यहाँ पर लिया हुआ है, 3 को छोड़ो, या 3 भी ले लो, 3 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 7 मिल गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 5 ले लो, 5 गुणा 2 प्लस 1 करो, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ो, कितना मिल गया? 11 मिल गया। 7 ले लो, तो 7 से तो बनेगी नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। 11 से बन जाएगी, देखो 11 गुणा 2 प्लस 1, 11 दूना 22, 22 और 1 23, अभाज्य संख्या मिल गई। फिर उसके बाद आपको सीधे कितनी लेनी पड़ेगी? 23 लेनी पड़ेगी, तब आपको अभाज्य मिलेगी। 23 गुणा 2 46 और 1 47। ठीक है, तो हमें उत्तर में अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। तो ये वो 5 संख्याएं होगी। ठीक है, ये हो गए आपके 12 प्रश्न कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।